सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। जी हाँ, स्टडी 11 नेवर गिव अप आवर स्लोगन और मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज फिर से। तो आइए, आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन काइनेमेटिक्स और इसके साथ ही हम मोशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। किसी पिंड की गति उसकी गति का वर्णन करती है। आपके लिए ऑप्शन डायरेक्शन, स्टेट, टाइप, रैपिडिटी, शीघ्रता। तो ये क्या होगा आंसर? चलिए टाइमर। जो आंसर होगा आपके लिए दैट इज द रैपिडिटी। जी हाँ, रैपिडिटी इज द आंसर हियर। कि किसी भी स्पीड ऑफ अ बॉडी जो है उसके मोशन की रैपिडिटी को दिखाता है। इस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, यानी रैपिडिटी क्या है। ये एक्चुअली रिलेटिविस्टिक स्पीड को डिनोट करता है। यानी कि जैसे मतलब पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, ये उसकी रैपिडिटी को शो करता है। स्पीड ऑफ द बॉडी जो हमेशा जो होता है वो उसको डिस्क्राइब करता है रैपिडिटी को। जी हाँ, द स्पीड ऑफ द बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन, इसलिए रैपिडिटी उसको मोशन के स्पीड को डिस्क्राइब करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन। अ बॉडी हुज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कांस्टेंट। एक पिंड जिसकी गति एक विशेष दिशा में स्थिर होती है। एक पिंड जिसकी गति एक विशेष दिशा में स्थिर होती है क्या है? मस्ट बी एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। तो आइए आपके लिए टाइम। जी हाँ, जो आंसर आपके लिए होना है वो है हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी उसका होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि यानी कि एक बॉडी जिसकी गति जो है, जिसकी स्पीड एक विशेष दिशा में स्थिर होती है, यानी एक विशेष दिशा में चल रही है, तो वो क्या होगा? यानी कि हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जब शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जी हाँ, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। दोस्तों आप जान ही रहे हो कि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि जो स्पीड का दिखा रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि दैट इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर टाइम, रेडियन इंटू टाइम, रेडियन इंटू वेलोसिटी, रेडियन इंटू वेलोसिटी, रेडियन बाय वेलोसिटी। ये चार ऑप्शन है आपके लिए। चलिए आपके लिए शुरू होता है टाइम। यहाँ आंसर इज रेडियन बाय टाइम। जी हाँ, रेडियन बाय टाइम, दैट इज द आंसर हियर। सो हम आपके साथ यहाँ पर जो ये करते हैं कि यानी कि कोई भी बॉडी जब एंगुलर वे में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही है। जी हाँ, सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ गया और ये थीटा एंगल बना रहा है टी टाइम में। तो ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टाइम, यानी कि इतना कितना एंगल गया वो कितने समय में, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो आपका यहाँ पर आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अ मूविंग बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड। इसका ऑप्शन आपके लिए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो रेडियल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल वेलोसिटी। आपके लिए टाइमर। जी हाँ, जो आंसर है वो है कांस्टेंट स्पीड। वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड इज द आंसर हियर। आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। होता क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है, जी हाँ, सर्कुलर पाथ पे चलती है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ चल रही है, तो ऑलवेज जो बॉडी की
की जो दिशा होगी इसके इसके क्या नाम है वेलोसिटी की दिशा होगी, दैट इज़ द टेंजेंशियल। जी हाँ। और जो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये हो गई। रेडियल एक्सेलरेशन जो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है। जी हाँ। ये नो रेडियल एक्सेलरेशन बोल रहा है, लेकिन ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है। ये स्पीड क्यों, वेलोसिटी क्यों नहीं है, इसलिए कि चूंकि बार बार ये दिशा बदलती है। यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ बॉडी आई तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ बॉडी, यहाँ पर बॉडी आई तो इसकी दिशा कि इधर होगी, टेंजेंशियल इधर हो गई। जी हाँ, यहाँ बॉडी आ गई तो इसकी दिशा इधर टेंजेंशियल हो गई। दैट इज, यानी कि डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। चलिए, तो कांस्टेंट स्पीड होगा वहाँ पे आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं हम, फाइंड द ओड फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, जैसा कि हम आपसे डिस्कशन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो हुआ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो आइए विषम भौतिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी। जी हाँ, टाइमर। तो जो आंसर होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इन ईच केस हियर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये तीनों में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ये तीनों में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, दोनों है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। परंतु एनर्जी किस डायरेक्शन में काम करती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। दैट इज़ द रीजन। यहाँ पर जो आंसर होगा, इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। When the displacement of an object travels is directly proportional to the length of time it is said to travel with। जब किसी वस्तु का विस्थापन समय की लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है तो इसे यात्रा करना पड़ता है, उसे ट्रैवल करना तो इसे यात्रा करना कहा जाता है। यानी कि कौन सा ट्रैवल होगा? जी हाँ, कौन सा ट्रैवल होगा वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन जैसे है कि जब किसी वस्तु का विस्थापन समय की लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है, यानी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इट इज सेड टू ट्रेवल विथ जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपके लिए जो टाइम है यहाँ पे देख लीजिए, जी हाँ, द टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे होगा इसका आंसर। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करें? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप फॉर्मूला आप जान रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो ये क्या नाम है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब हम ग्राफ बनाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा जैसा कि यहाँ बोल रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल, मतलब अगर t बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। ये वही चीज़ यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश की है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम मीन्स ग्राफ between s and t is straight and slope of s and t graph gives speed of the object. So this means body is moving with constant or uniform velocity. जी हाँ, यहाँ पर हमने दिखाने की भी कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। kg inverse 1 into n is not the unit of kg inverse 1 n की किसकी इकाई नहीं है? आइए, एक्सेलरेशन, मंदन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स। तो आपके टाइमर, तो यहां पर जो आंसर है दैट इज द फोर्स। आप जान रहे हैं फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट n, दैट इज द न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू
एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट जो होगा दैट इज न्यूटन, सॉरी यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन के बारे में कर रहे हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्स बाई एक्सेलरेशन, फोर्स बाई मास, जी हाँ, फोर्स बाई मास, तो हो जाएगा न्यूटन, और मास का क्या होता है kg इनवर्स 1, जी हाँ। तो दैट इज द, यानी कि एक्सेलरेशन kg इनवर्स 1 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब चूंकि रिटार्डेशन उसका नेगेटिव फॉर्म है, यानी माइनस में जब आएगा तो उसको हम कहेंगे n kg माइनस 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वही है जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब ये नेगेटिव सेंस में जाएगा तो हो जाएगा रिटार्डेशन, जब ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होती है। किसके अनुपाती होती है? समानुपाती होती है। यानी जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर, मास ऑफ द बॉडी, द स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल एंड द टाइम ऑफ फॉल। आपके लिए इस समय आंसर होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। जी हाँ, जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो आपको फॉर्मूला देख लीजिए, H इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। जी हाँ, जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जब होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया तो क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है, डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस h है, डिस्टेंस इज h तो किसके समानुपाती होगा? तो टी स्क्वायर के समानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए था। अगर ये सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो ये बहुत आंसर हो जाएगा, ये भी होता, ये भी होता। लेकिन चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल सिर्फ होगा, न कि स्क्वायर ऑफ द ये होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो आंसर होगा वो स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जी हाँ, वही दिखाने की कोशिश हमने की है यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एस जो है, एस यानी एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। यही इसका आंसर है, इस तरह से, ठीक है। नोट द स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी ट्रेवल्स विथ, एक लंबवत प्रक्षेपित पिंड के साथ काम करता है। यानी कि जब यात्रा करता है, जैसे ऊपर हम कोई वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये किसके साथ ट्रेवल करता है? देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आपके लिए समय जी हाँ, आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी हाँ, जब किसी बॉडी को हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या नाम है, ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसके लिए बिल्कुल देखने की चीज़ें हैं। डाउन प्रोजेक्टेड डाउन द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी होता है, हेंस इट ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी हाँ, ये यूनिफॉर्म चूँकि ट्रेवल करता है, ग्रेविटी के कारण गिर रहा है वो, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज, विस्थापन के परिमाण और दूरी का अनुपात हमेशा होता है। जी हाँ, हमेशा क्या होता है? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1,
लेसर देन और इक्वल टू 1। आपके लिए समय जी हाँ, यहाँ पर जो आंसर होगा लेसर देन और इक्वल टू 1। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ, दोनों जो है का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ यहीं पर मतलब देखने के बराबर ये क्वेश्चन का मूल मंत्र है। डिस्प्लेसमेंट आमतौर पर शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इन पॉइंट, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर वापस आया, तो यानी कि 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट उसकी दूरी लास्ट पॉइंट में, तो यहाँ से गया फिर यहीं पर वापस आ गया, तो ऐसे इसका मतलब है कि यहाँ पर d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब जैसे बराबर कब होगा, मान लेते हैं बॉडी यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस होगा दोनों बराबर होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस तरह से कोई बॉडी इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पहुँची बॉडी, स्टार्ट यहाँ से हुई, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, हाँ ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट होगा यहाँ पे